गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कवर कर लिया था, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है वो कवर कर लिया था और उसी के साथ साथ हमने एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो डिस्कस कर लिया था कि क्या क्या उसमें जो है इश्यूज जो है इनमें वो प्रेजेंट है। आज की जो क्लास होगी उसमें हम दो टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे। एक है आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और दूसरा है आपका फेडरलिज्म। ठीक है, तो फेडरलिज्म से ही रिलेटेड आपका एक और टॉपिक होता है सेंटर स्टेट रिलेशंस। ठीक है, तो वो जो है इसके बाद आपकी एक और क्लास आएगी, देन उसके बाद जो है वो हम एक दो क्लासेस के बाद जो है वो आपकी सेंटर स्टेट रिलेशंस जो है जो उसमें इश्यूज जो है वो हम वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है ये बेसिकली ये हमने जो ब्रिटिश मॉडल जो है जब हमने उसको कॉपी किया या उसको इनहेरिट किया तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है वो भी आपकी साथ ही में ही इनहेरिट जो है वो हो गई। इससे पहले ब्रिटेन में जो है वो मोनार्की जो है वो चलती थी, बहुत टाइम पहले की बात है। ये जो है आपका रेनेसां होने से पहले की बात है, तो वहां पे जो है मोनार्की जो है वो चला करती थी। देन उसके बाद जो है वहां पे पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है वो धीरे धीरे वो आई और उसी के साथ साथ उन्होंने अपने जो पार्लियामेंटेरियंस जो थे या जिनको आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हो उनको इन्होंने कुछ प्रिविलेजेस जो है वो देना स्टार्ट कर दी। ठीक है, आज तक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें प्रॉपर इस तरीके से जो है वो डिफाइन नहीं किया गया है कि मिनिस्टर्स के पास कौन कौन सी प्रिविलेजेस जो है वो होंगी। ठीक है, तो ये जो है कहीं पे भी कोडिफाइड जो है वो नहीं है। अलग अलग जो है सोर्सेज हैं जहां से ये जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं या एमपीज जो हैं वो अपनी ये जो प्रिविलेजेस जो है उनकी पावर जो है वो जो डिराइव करते हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग सोर्सेज हो गए, जैसे जो कुछ जो हमारे जो हाउसेज जो हैं राज्यसभा लोकसभा वहां पे जो है कुछ उसके रूल जो है वहां से ये अपनी पावर जो है वो डिराइव करते हैं। तो उस रूल्स में जो है ये बातें कही गई हैं कि अगर कोई मिनिस्टर जो है वो इन हाउस है तो उसको जो है कोर्ट में जो है वो नहीं किया जा सकता, तलब जो है वो नहीं किया जा सकता, या कोर्ट में जो है उसको गवाही देने के लिए या किसी भी चीज के लिए जो है उसे कोर्ट में जो है वो नहीं बुलाया जा सकता। कब के लिए? जब तक जो है वो हाउस में जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, उसके अलावा और बहुत सी जो वेरियस पार्लियामेंट में वेरियस लॉज जो है वो बने हुए हैं, तो उसमें उसके थ्रू जो है इनको अलग अलग प्रिविलेजेस जो है वो दी गई है। ठीक है, उसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 जो है वहां पे भी जो है ये स्पेशली मेंशन किया गया है कि इनको कुछ प्रिविलेजेस जो है पार्लियामेंटेरियंस को या एमपीज को कुछ प्रिविलेजेस जो है वो दी जाएंगी। उसके अलावा कुछ जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हैं जहां पे जुडिशरी ने जो है वो खुद बोला है कि जो एमपीज जो है उनके पास ये प्रिविलेजेस जो है ये रहेंगी। ठीक है, तो ये कुछ सोर्सेज है, हम अलग से लिखेंगे इनको, जहां से जो है इनको एमपीज को जो है प्रिविलेजेस जो है वो दी जाती हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है वो दी जाती हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा ये कहीं पे भी कोडिफाइड जो है वो नहीं है। अब ये जो प्रिविलेजेस जो है ये दी जाती है तो इनके साथ भी कुछ इश्यूज जो है वो लिंक हो जाते हैं। वही जो है वो आज की हमारी क्लास जो है वो रहने वाली है कि क्या क्या इश्यूज जो है वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के साथ जो है वो लिंक्ड है। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ये अभी तक आपका टॉपिक जो है इश्यूज इन पार्लियामेंट वही चल रहा है। ठीक है, मेन टॉपिक वही चल रहा है आपका। ठीक है, तो उसके अंदर सब हेडिंग डाल दो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। लिखो द कंसेप्ट ऑफ प्रिविलेजेस, द कंसेप्ट ऑफ प्रिविलेजेस emerged from British House of Commons। British House of Commons, House of Commons क्या होता है? जो आपका लोकसभा है। When a nascent, the concept of privileges emerged from British House of Commons when a nascent NASCENT when a nascent British Parliament started to protect its sovereignty from excess of monarch, full stop, para change. Currently there is no law that codifies all the privileges
that codifies all the privileges of the legislature in India. In India. Next लिखो, privileges are based on 5 sources. Privileges are based on 5 sources. Number 1, various laws of parliament. Various laws of parliament. Number 2, rules of both houses. Rules of both houses. Number 3, constitutional provisions. Constitutional provisions. ब्रैकेट में लिख लो आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आर्टिकल 105 एंड 194. फोर्थ लिखो पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस. पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, ठीक है. कुछ कन्वेंशंस जो है वो बनी हुई है, जैसे कि आपकी ये जो है जब आपकी नई पार्लियामेंट जो है न्यू लोकसभा जो है जब वो इलेक्ट होती है और आपका स्पीकर जो है वो नहीं चुना गया होता, उस टाइम पे कन्वेंशन ये होती है कि जितने भी मेंबर जो होते हैं उनमें जो सीनियर मोस्ट मेंबर जो होता है या जिसकी एज जो है वो सबसे ज्यादा होती है उसको उतने एक दिन के लिए आपका स्पीकर जो है वो बना दिया जाता है, ठीक है, जिसको प्रो टर्म स्पीकर जो है वो कहते हैं, ठीक है. देन वो क्या करता है, सभी मेंबर जो होते हैं उनको ओथ दिलवाता है, देन वो ओथ लेते हैं, देन उसके बाद जो है उनमें से एक बंदे को जो है स्पीकर जो है वो चुना जाता है, ठीक है. तो ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है. ऐसी और कन्वेंशन जो है वो बनी हुई है जिनके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट्री ये जो है प्रिविलेजेस जो है एमपीज को वो दी जाती है, ठीक है. फिफ्थ लिखो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन. जुडिशियल इंटरप्रिटेशन लास्ट पॉइंट था आपका, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन. अब प्रोसीजर जो है वो क्या फॉलो किया जाता है अगर इस प्रिविलेज को ब्रीच कर दिया जाए, तो वो लिखो फॉलोइंग प्रोसीजर इज फॉलोड इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. ब्रीच ऑफ प्रिविलेज लिखो. नंबर 1, a notice is moved. Notice is moved in form of motion. In either house. Against those being held guilty of breach of privilege. ठीक है. तो अगर तो वो एमपी जो है जिसके अगेंस्ट जो है ये मोशन मूव किया गया है, मान लो कोई भी एमपी है, ठीक है, किसी भी हाउस से बिलोंग करते हैं, राज्यसभा या फिर लोकसभा, ठीक है, तो उसने क्या किया, अपनी जो उसको प्रिविलेज जो है वो मिली हुई थी तो उसने उसको ब्रीच कर दिया. ब्रीच किस तरीके से किया, एमपीज को प्रिविलेज क्या होती है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चलते हैं कि किसान लॉज जो है वो पास हुए, ठीक है, फार्मर लॉज, ठीक है. तो किसने पास किए हैं, जो आपकी करंट गवर्नमेंट थी या रूलिंग गवर्नमेंट थी, ठीक है. अब रूलिंग गवर्नमेंट में जितने भी एमपीज जो हैं उनको ये कहना पड़ेगा कि ये फार्म लॉज जो है ये सही है, ठीक है, ये इसमें कुछ भी गलत जो है वो नहीं है, ठीक है, जब तक वो हाउस में है, ठीक है, तब तक तो उन्हें कहना ही पड़ेगा, ठीक है. बाहर जाके वो इनकी मर्जी जो है वो हो जाती है, ठीक है, लेकिन जब तक वो हाउस में है तो उन्हें यही कहना होगा कि ये लॉज जो है वो सही बने हैं, ठीक है. अब इनमें से जो रूलिंग पार्टी का एमपी जो था, ठीक है, जो रूलिंग पार्टी का एमपी था उसने हाउस में बैठे बैठे ये बोल दिया कि ये लॉज जो है ये गलत है, ये क्या हो जाएगा, ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो जाएगी. ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, ठीक है. तो इस बंदे ने क्या कर दिया, अपनी प्रिविलेज जो थी उसको ब्रीच कर दिया. अब इसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन किस तरीके से होगा, अब क्योंकि ये मिनिस्टर जो है वो देखा जाएगा कि कहां पे बैठा हुआ है, ठीक है, लोकसभा में, लोकसभा का एमपी जो है ये लोकसभा का है या फिर राज्यसभा का है, मिनिस्टर नहीं एमपी, ठीक है. ये एमपी जो है लोकसभा का है या फिर राज्यसभा का है. अब इतना डिसाइड होगा, अगर मान लो लोकसभा का है तो लोकसभा में इसके अगेंस्ट मोशन जो है वो पास किया जाएगा, अगर ये राज्यसभा से बिलोंग करता है तो इसके अगेंस्ट मोशन जो है वो राज्यसभा में पास किया जाएगा, ठीक है. ये था आपका फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
The presiding officer is the first level of scrutiny. The presiding officer is the first level of scrutiny of a privilege motion. Of a privilege motion. Full stop. He or she can take a decision. He or she can take a decision or refer it to privileges committee of parliament. ठीक है, तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी हमने अलग अलग, मैंने आपको बताई थी ना कि अलग अलग होती है, उसी में एक कमेटी होती है प्रिविलेज कमेटी। ठीक है, उसको मैटर जो है ये रेफर कर दिया जाएगा। अब मसला कहां पे खड़ा हुआ था? लोकसभा में। ठीक है, तो लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? स्पीकर। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्पीकर जो है वो डिसाइड करेगा कि ये जो है ये प्रिविलेज का जो केस जो है वो बनता है कि नहीं बनता, अगर उसको लगता है कि बनता है। ठीक है, वैसे जनरली इसको लगता ही होता है, क्यों? क्योंकि ये जो है रूलिंग पार्टी से चुना गया होता है। ठीक है, तो रूलिंग पार्टी का ही बंदा रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट ही कुछ बोल रहा हो तो स्पीकर जो है ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट एक्शन जो है वो लेगा ही लेगा। ठीक है, नहीं मिलेगा तो उसको ऊपर से प्रेशर जो है वो डाला जाएगा कि तुझे एक्शन जो है वो लेना ही लेना है। ठीक है, तो वो एक्शन लेता है इसके अगेंस्ट। अब एक्शन किस तरीके से लेता है ये डिसाइड कर देगा कि ये प्रिविलेज मोशन का केस जो है ये बनता है, देन उसके बाद जो है ये मसला जो है ये आगे प्रिविलेज कमेटी जो है उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे क्या होगा देखो, थर्ड पॉइंट, देन द प्रिविलेज कमेटी डिसाइड ऑन सच केसेस। ठीक है, अब जो प्रिविलेज कमेटी जो है वो बनेगी, ठीक है, वो 5-6 मेंबर्स की कमेटी बनेगी, उसमें से एक आध मेंबर जो होगा वो ऑपोजिशन का होगा। ठीक है, और जो बाकी बचते जितने भी मेंबर्स जो होंगे वो इसके होंगे। ठीक है, अगर मान लो टोटल 7 मेंबर्स की कमेटी बनी है तो हो सकता है 2 मेंबर्स जो है वो ऑपोजिशन के डाल दें, या फिर एक मेंबर ऑपोजिशन का डाल दें, एक मेंबर जो है वो इंडिपेंडेंट जो है वो डाल दें, लेकिन बाकी के बचते हुए 5 मेंबर जो होंगे वो रूलिंग पार्टी से होंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो फैसला सुनाएंगे वो जो है वो मानना होगा, और ये फैसला किसके बेसिस पे होगा? 50% जो उनका टोटल बनेगा। मान लो 7 मेंबर्स हैं तो 7 मेंबर्स का 50% कितना बन जाता है? 50 + 1, यानी कि 3 मेंबर जो है अगर वो बोल देंगे कि ये इसने जो है ब्रीच की है प्रिविलेज, तो वो जो है उसको गिल्टी जो है वो मान लिया जाएगा। ठीक है, तो 7 में से 4। ठीक है, 7 में से अगर 4 मेंबर जो है वो ये बोल देंगे कि ये जो है ये गिल्टी है, तो इसको जो है गिल्टी मान लिया जाएगा। ठीक है, और 7 में से 5 मेंबर जो है वो ऑलरेडी रूलिंग पार्टी के हैं। ठीक है, तो इसका गिल्टी घोषित होना जो है वो पहले से ही तय होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एन इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय कमेटी। An inquiry is conducted by committee and based on findings, a recommendation is made to the legislature. ठीक है, तो ये जो है अपनी तरफ से इंक्वायरी करके जो आपकी प्रिविलेज कमेटी होती है एक रिकमेंडेशन जो है वो भेज देती है कि इसके साथ जो है वो क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर एमपी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अ डिबेट कैन बी इनिशिएटेड ऑन द रिपोर्ट इन द हाउस and based on those discussions the speaker can order the punishment as defined by privileges committee. Okay, privileges committee. लास्ट पॉइंट दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अ डिबेट कैन बी इनिशिएटेड ऑन द रिपोर्ट इन द हाउस एंड बेस्ड ऑन दोज डिस्कशंस
द स्पीकर कैन ऑर्डर द पनिशमेंट एज डिफाइंड बाय प्रिविलेजेस कमिटीज। ठीक है, अब इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं, लिखो चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू प्रिविलेजेस, challenges with respect to parliamentary privileges. Challenges with respect to parliamentary privileges. देखो, number 1, it is against constitutionalism. It is against constitutionalism or doctrine of limited powers, full stop, absence of codified privileges, gives unbridled powers to the House to absence of codified privileges gives unbridled powers to House to decide when and how breach of privileges occur. ठीक है, अब क्योंकि जो ये जो प्रिविलेजेस जो है ये कोडिफाइड नहीं है, ठीक है, तो उसके अगेन ये भी नहीं मेंशन कि अगर ये बंदा इस प्रिविलेज को जो है वो करता है, क्या कहते हैं, ब्रीच करता है, तो उसके लिए इतनी पनिशमेंट जो है वो निर्धारित की गई है। ठीक है, अगर ये सब कुछ ऑलरेडी लिखा गया होता, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल जाता कि क्या जो एमपी कर रहा है क्या वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है या फिर नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर तो बात ही खत्म। ठीक है, आगे केस बनता ही नहीं है। अगर वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है तो उसके लिए जब वो कोडिफाइड की गई होगी तो उसके लिए उस टाइम पे कुछ ना कुछ पनिशमेंट जो है वो भी डिफाइन की गई होगी। अब अगर वो कोडिफाइड होती तो उसके लिए पनिशमेंट जो है वो डिफाइंड होती। अब क्योंकि कोडिफाइड नहीं है तो वो लोग जो है वो अपने अकॉर्डिंग पनिशमेंट जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि इसको जो है इतने टाइम के लिए जो इसको सस्पेंड कर दो या इसको इसकी सीट ही जो है वो कैंसिल कर दो। ठीक है, वो सब कुछ जो है वो जो रूलिंग पार्टी जो होती है या प्रिविलेजेस कमेटी जो होती है उसके हाथ में जो है वो होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, जुडिशियल स्क्रूटिनी is barred in cases of जुडिशियल स्क्रूटिनी, और इसके ऊपर जुडिशियल स्क्रूटिनी जो है वो भी नहीं होती। ठीक है, तो जुडिशियल स्क्रूटिनी इज बार्ड इन केसेस ऑफ प्रिविलेजेस, which is against the doctrine of judicial review, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू जो है वो हो नहीं सकता। ठीक है, जुडिशरी को जब कान पकड़ना होगा वो जो है वो घुमा के जो है वो कान पकड़ लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल के परसों जो है वो एग्जांपल दिया था। ठीक है, वो ये कह सकते हैं कि हमें जो है, हम ये नहीं कह रहे कि आपका डिसीजन जो है वो गलत है, हम ये चेक कर रहे हैं कि आपकी इंटेंशन जो है उस डिसीजन के पीछे वो सही थी या गलत थी। ठीक है, तो इंटेंशन के नाम पे जो है वो उसका जुडिशियल रिव्यू जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, it discredits the separation of power, it discredits DIS, CRI, DTS, CRE, DITS, it discredits DIS, CRE, DITS, discredits the separation of power, dictum, 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 as speaker act as complainant, comma, advocate and judge in many cases, ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहला जो पहली स्क्रूटनी कौन करता है, स्पीकर करता है, देन स्पीकर ही जो है वहां पे भेजता है प्रिविलेज कमेटी के पास। ठीक है, यानी कि वही उसका एडवोकेट बन गया, उसी ने कंप्लेंट जो है वो फाइल की। जब ये जो है स्पीकर ने कंप्लेंट फाइल की उसमें एमपी के अगेंस्ट, वही उसका वकील जो है वो बन गया। जब वो केस जो था जब उसने
पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, सॉरी प्रिविलेजेस कमेटी जो है उसको दिया, और वही फाइनल में जजमेंट जो है वही सुनाता है, ठीक है। जो रिकमेंडेशन जो है प्रिविलेज कमेटी जो है वो स्पीकर को देती है, वही रिकमेंडेशन जो है ये सुना देता है एज एन ऑर्डर, ठीक है। तो स्पीकर जो है वही आपका कंप्लेनेंट बन गया, वही आपका एडवोकेट बन गया, और वही जो है वो आपका जज बन गया, ठीक है। तो ये नेचुरल जस्टिस के भी अगेंस्ट है, ठीक है। तो पूरा पॉइंट लिख लो, लिख ही लिया हमने। इट डिस्क्रेडिट्स द सेपरेशन ऑफ पावर डिक्टम एज स्पीकर एक्ट्स एज अ कंप्लेनेंट, एडवोकेट एंड जज इन मेनी केसेस। फोर्थ पॉइंट, it must only be invoked by legislature. It must only be invoked by legislature when there is real obstruction, in functioning of legislature, comma, but many a times the breach of privilege is invoked for genuine criticism, of member of house due to political vendetta, and it reduces accountability of elected representative, ठीक है। अब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, यानी कि जो हम एमपी चुन के भेजते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति होती है? लोगों के प्रति, ठीक है। लोगों ने उसको चुन के भेजा है कि आपने हमारे मुद्दे जो है वो वहां पे जो है वो लेके जाने, या फिर कोई भी ऐसा लॉ पास हो रहा है तो आपको उसके अगेंस्ट जो है वो बोलना है। आपकी अपनी कॉन्शियस जो है वो होनी चाहिए कि ये पर्टिकुलर लॉ जो है वो आपके लोगों के लिए सही होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर वो मिनिस्टर जो है, सॉरी एमपी जो है, वो उस चीज के अगेंस्ट जो है वो, भले वो जेन्युइनली जो है वही बोल रहा हो, उसके अगेंस्ट भी जो है ये जो है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जो है वो लगा दी जाती है, ठीक है। तो ये जो है ये भी उसका क्रिटिसिज्म जो है वो हम कर सकते हैं इस तरीके से भी। नेक्स्ट लिखो, फिफ्थ पॉइंट, मेनी अ टाइम्स इट इज इन्वोक्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ defamation by individual members while judicial remedy is already available under defamation law, ठीक है। तो आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, ये मैंने जब हम पॉलिटी कर रहे थे तब भी सुनाई थी, ठीक है। तो होता क्या है कि यूपी की बात है, तो वहां पे जो है कोई कार्टूनिस्ट था या कोई बंदा जो है वो था, तो उसने क्या किया, ये जो वहां का जो सीएम जो है उसको क्या कर दिया कि उसके हाथ में ना कोई फोटो थी जिसमें उसने अपने हाथ में बंदर जो है वो पकड़ा हुआ था, ठीक है। तो उसने क्या किया, प्रॉप करके बंदर की फोटो जो है वो जो वहां का सीएम जो है उसके फेस पे लगा दी, और जो हाथ में जो बंदर पकड़ा हुआ था तो इसकी शक्ल या इससे एक्सचेंज जो है वो कर दी, ठीक है। यानी कि बंदर की शक्ल यहाँ लगा दी, इसकी शक्ल जो है वो बंदर के ऊपर जो है वो लगा दी, ठीक है। देन उसके अगेंस्ट जो है वो केस जो है वो चला कि इसने जो है वो डीफेम करने की कोशिश की है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, सॉरी हाई कोर्ट जो है, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है, उन्होंने क्या बोला कि जो चीज आपको डेफामेशन लग रही है, हो सकता है उसके लिए वो जो है वो एंटरटेनमेंट हो सकता है उसके लिए वो जो है उसके पैसे कमाने का जरिया जो है वो हो, ठीक है। तो कोर्ट ने बोला कि इस बंदे को जो है वो जेल में डालो, ठीक है। जेल में इसलिए नहीं डालो क्योंकि उसने वो जो है फोटो जो है वो एक्सचेंज की थी। जेल में इसको इसलिए रखो क्योंकि अगर इसको बाहर छोड़ा गया तो लोग जो है इसको पत्थर मार के जो है वो मार देंगे, ठीक है। तो कोर्ट जो है जनरली ऐसे केसेस में जो है वो डेफामेशन का केस जो है वो नहीं लगाता है। अब आते हैं रियल एग्जांपल के ऊपर। जो डेफामेशन का एग्जांपल जो है यहाँ पे जो है फिट बैठता है आपका
पार्लियामेंट्री हाउस के केस में, ठीक है। तो राहुल गांधी जो है वो मोदी के अगेंस्ट जो है वो काफी कुछ बोलता था, ठीक है। तो चौकीदार चोर है या ये सब जो है उसने बयान वगैरह जो है वो दिए थे, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है वो केस जो है वो चलाया गया वहां पे क्या कहते हैं आपके इसके अंदर डेफामेशन का केस जो है हाउस के अंदर जो है वो चलाया गया, ठीक है। बाद में उस केस को जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो है ये लोग खुद कांग्रेसी जो है वो उसके केस को जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो है वो लेके गए, देन उसको वहां से बेल जो है वो मिल गई थी। पॉइंट ये है यहाँ पे कि बहुत से केसेस में क्या होता है कि जो ये जो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के नाम पे जो है अगर कोई बंदा किसी को डिफेम करने की कोशिश कर रहा है तो उसके ऊपर केस जो है वो लगा देते हैं, और क्योंकि उसका डिसीजन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर ही आना होता है तो रूलिंग पार्टी को पता होता है कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कमेटी जो है वो बनेगी वो हमारे मेंबर जो उसमें ज्यादा होंगे, वहां पे उसको गिल्टी जो है वो घोषित कर देंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि अगर जब वो केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में बहुत लिबरल है, ठीक है, बहुत खुले दिमाग से वो फैसला जो है अपना वो सुनाते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो है एक और क्रिटिसिज्म इसका ये है कि जब डेफामेशन की जो आपका डेफामेशन का केस जो है जब वो सुप्रीम कोर्ट में लगाया जा सकता है या कोर्ट में जो हाई कोर्ट जो किसी भी कोर्ट में जो है वो लगाया जा सकता है, तो वो चीज जो है वो आप पार्लियामेंट में बैठ के जो है वो क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो पार्लियामेंट में वो चीज जो नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसका प्रावधान जो है वो ऑलरेडी हम जो है उसके अगेंस्ट केस जो है वो ऑलरेडी कोर्ट में जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्यों करते हैं पार्लियामेंट में वो केस जो है वहां पे वो वाला केस जो है वो क्यों लेके आते हैं डेफामेशन का, क्योंकि रीजन मैंने आपको बताया कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसके ज्यादा मेंबर्स जो है प्रिविलेज कमेटी में वो होते हैं, ठीक है। ऐसी कोई भी कमेटी नहीं है जहां पे जो है ऑपोजिशन के मेंबर्स जो है वो ज्यादा हो, हर कमेटी में ज्यादा मेंबर्स जो है 50% से ज्यादा मेंबर्स जो है वो आपके रूलिंग पार्टी के ही होते हैं, ठीक है। अब लिखो इसका वे फॉरवर्ड। फिफ्थ पॉइंट दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेनी अ टाइम्स इट इज इन्वोक्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डेफामेशन बाय इंडिविजुअल मेंबर्स व्हाइल जुडिशियल रेमेडी इज already available under defamation laws. Full stop. Way forward लिखो। Australia passed parliamentary privileges Privileges Act 1987 clearly defining privileges, comma, conditions of their breach, and consequent penalties. Such a law can be enacted in India as well. ठीक है। तो जब ऑस्ट्रेलिया जैसा देश जो है वो अपने लॉ जो है वो बना सकता है, सब कुछ उसमें पहले से डिफाइंड है कि ये प्रिविलेज होगी, इस तरीके से उसकी ब्रीच होगी, अगर ब्रीच होती है तो ये उसकी पेनल्टी जो है वो होगी, ठीक है। तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता ऐसा, सबसे पहला भी फॉरवर्ड। सेकंड पॉइंट, द डिसीजन ऑफ स्पीकर may be influenced by his or her political affiliation. The decision of speaker may be influenced by his or her political affiliation. Therefore, the trial must be conducted in an independent tribunal. Next point, recommendation of NCRWC. फर्स्ट रिकमेंडेशन लिखो, सब पॉइंट बना लो यानी कि इसका लिखो, privileges of legislature should be defined and limited. Second sub point, Article 105 and 194. Article 105 and 194 should be amended to clarify that immunity enjoyed by members
immunity enjoyed by members under parliamentary privileges does not cover corruption act committed by them in connection with their duties in the house. Fourth main point, higher judiciary must set limits on punitive powers का मतलब होता है ऐसी पावर जिसमें उस बंदे के पास पावर हो कि वो पनिश जो है वो कर सके, ठीक है। प्यूनिटिव पावर्स ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। इसी के साथ आपका टॉपिक जो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो फेडरलिज्म। ये टॉपिक करने से पहले एक बार जो है जो हमने उसकी फेडरलिज्म की एक क्लास लगाई थी पॉलिटी की, एक बार उसको देखा था, ठीक है। लिखो फेडरलिज्म, इसमें लिखो इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which power is divided between central authority and its constituent political units फुल स्टॉप, पहला चेंज करके लिखो इंडियन फेडरलिज्म इज sui generis. Indian federalism is sui generis. SUIGENERIS. sui generis. इसका मतलब होता है वन ऑफ अ काइंड, और ब्रैकेट में लिख लो अ क्लास इन इटसेल्फ, और लिखना हो तो स्लैश डाल के यूनिक लिख लो, ठीक है। कि जो इंडियन फेडरलिज्म जो है वो एकदम यूनिक है। वो किस तरीके से यूनिक है वो मैंने उस क्लास में जो है वो आपको समझाया है, ठीक है। वो बहुत 45 मिनट के आसपास की क्लास होगी, या ऑलमोस्ट 30 मिनट के आसपास मैंने उसमें आपको समझाया था। तो वो जो है वो वहां से जो है एक बार देख आना, ठीक है। अगर आपको आता है फिर वेल एंड गुड है, फिर देखने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो जाके पहले वो क्लास जो है वो देख लेना, ठीक है, फेडरलिज्म वाली। नेक्स्ट लिखो हेडिंग डालो अलग अलग तरीके का फेडरलिज्म। सबसे पहले लिखो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। लिखो इसको डिफाइन किया था ग्रैनविल ऑस्टिन ने। ग्रैनविल GRANVILLE, ग्रैनविल ऑस्टिन AUSTIN। लिखो इसमें स्टेट्स एंड यूनियन cooperate among themselves to carry forward developmental agenda। ठीक है, एग्जांपल्स लिख लो इसके, नीति आयोग और जोनल काउंसिल। नेक्स्ट लिखो क्वाजी फेडरलिज्म। ब्रैकेट में लिख लो किसने दिया था ये आइडिया, केसी वियर्स, KCWHEARE। लिखो शेयरिंग ऑफ पावर is more inclined towards the center। इसमें लिख लो एग्जांपल्स, प्रेसिडेंट रूल, कॉमा नेशनल इमरजेंसी, कॉमा सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग।
थर्ड लिखो बार्गेनिंग फेडरलिज्म, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, ब्रैकेट में लिखो मॉरिस जोन्स, मॉरिस जोन्स, MORRIS, मॉरिस, JONES, जॉन्स। लिखो पोस्ट 1977 बार्गेनिंग फेडरलिज्म में लिखो पोस्ट 1977 एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स, as a result of coalition politics, comma, Indian federalism started stressing on bargaining and discussion, full stop. Under this states and center negotiate and compromise on different aspects to take a consensus based decision, next लिखो competitive federalism, इसमें लिखो पोस्ट 1991 फेडरलिज्म अंडर विच states start competing with each other to attract investment, ये स्टेट जो है वो किस तरीके से एक दूसरे से कंपीट करती है, या तो मैं पिछली किसी क्लास में मैंने समझाया आपको, या फिर आगे आने वाली किसी क्लास में जो है वो मैंने समझा देना आपको, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली अगर मैंने पीछे नहीं समझाया तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैंने समझा दिया होगा, ठीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास है वो ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस जो है वो होता है, ठीक है। सेंटर और जो स्टेट जो होते हैं उनमें अलग से टैक्स जो है वो डिवॉल्व होता है, और जो स्टेट्स होते हैं उनमें डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस जो है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। तो वो जो है वो आपस में कंपीट जो है वो करते हैं। कंपीट किस तरीके से करते हैं, जो स्टेट्स में आपस में जो डेवोल्यूशन होती है उसमें क्या होता है कि आपके कुछ क्राइटेरिया जो है वो रखे गए हैं, जैसे कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में कितना परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर जो है, या आपका जो है ट्री जो फॉरेस्ट कवर जो है वो कितने परसेंटेज में होगा, तो उसको ज्यादा टैक्सेस जो है वो टैक्सेस का जो शेयर जो है वो प्रोवाइड जो है उनको वो करवा दिया जाएगा। किस स्टेट की पॉपुलेशन जो है वो जितनी ज्यादा है उसको उसके अकॉर्डिंग शेयर जो है वो दे दिया जाएगा। और भी कुछ क्राइटेरिया जो है वो होते हैं, जैसे कि आपका एजुकेशन हो गया, हेल्थ जो हो गया, हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो कितनी प्रोवाइड करवाई जाती है, ओपन डेफिकेशन जो है वहां पे हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उनको टैक्स जो है वो डिवॉल्व करवा दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा किसमें आता है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में, ठीक है। जब स्टेट जो है वो एक दूसरे के साथ जो है कंपीट जो है वो करना शुरू कर देती है इन अ हेल्दी मैनर, ठीक है। कहां थे हम, मैं रिपीट कर रहा हूं सारा। पोस्ट 1991 फेडरलिज्म अंडर विच स्टेट्स स्टार्ट कंपीटिंग विद ईच अदर टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, comma, increase their exports and improve their investment and credit rating. For example नीति आयोग जो है वो कुछ इंडेक्स जो है वो निकालता है, जैसे कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, सेकंड हेल्थ ऑफ स्टेट इंडेक्स, थर्ड लॉजिस्टिक इंडेक्स, ठीक है। फिफ्थ लिखो असिमेट्रिक फेडरलिज्म,
Asymmetric federalism. देखो Indian federalism gives unequal powers. Indian federalism gives unequal powers to different states and formed special privileges. Example लिखो, under Article 371, next लिखो Schedule 5 and Schedule 6. ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये हमने अलग से डिस्कस किया हमारी स्टार्टिंग वाली क्लासेस में, पॉलिटी की स्टार्टिंग वाली क्लासेस में, जिसमें ये होता है कि शेड्यूल 5 और 6 के तहत जो है प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी एरिया को जो है वो शेड्यूल्ड एरिया जो है वो डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, तो वहां पे जो है बाकी सारी स्टेट जो होगी उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रूल करेगी, लेकिन उस पर्टिकुलर छोटे से एरिया में जो रूल जो होगा वो प्रेसिडेंट का होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इश्यूज एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय, अब इश्यूज क्या क्या है इंडियन फेडरलिज्म में, इश्यूज एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन फेडरलिज्म, इश्यूज एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन फेडरलिज्म। सबसे पहला लिखो रीजनलिज्म, REGIONALISM, रीजनलिज्म। लिखो प्लूरलिस्टिक, प्लूरल होता है ना, प्लूरलिस्टिक करेक्टर ऑफ PLURALISTIC, pluralistic character of India gives rise to phenomenon या phenomena, gives rise to phenomena such as regionalism under which population belonging to a particular region become loyal towards its region and launch protest movements against center alleging discrimination or exploitation. Full stop, para change. People from northeast and other underdeveloped areas like Vidarbha region, Vidarbha Vidarbha region of Maharashtra, comma Bundelkhand of MP, Madhya Pradesh, Harat Pradesh, HARAT, Harat Pradesh of UP, Gorkhaland, comma Bodoland, BODO Bodoland, comma Karbi Anglong, KARBI ANGLONG, Karbi Anglong, ये है KGB districts. Continuously raising voices against union and their own government as well, continuously raising voices against union and their own government as well, and demanded for autonomous region
and demanded for autonomous region and different states ठीक है। तो फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि आपकी स्टेट भले ही अलग होगी लेकिन आप जो है एक इंडियन के तौर पे जो है आप वो जाने जाओगे, ठीक है। ये कहलाता है आपका इंडियन फेडरलिज्म, ठीक है। हमारे दूसरी स्टेट के साथ हमारे जो है क्या कहते हैं कंपटीशन जो है वो हो सकता है, हेल्दी कंपटीशन जो है वो हो सकता है, हमारे उनके साथ डिस्प्यूट्स जो है वो हो सकते हैं, मतभेद जो है वो हो सकते हैं, लेकिन हम एक इंडियन के तौर पे रहेंगे, ठीक है। रीजनलिज्म का मतलब क्या होता है कि किसी स्टेट के एक पर्टिकुलर रीजन के लोग जो है वो खुद की एक अलग आइडेंटिटी जो है वो बना लेते हैं और वो कहते हैं कि हमें देश से जो है वो अलग कर दो, ठीक है। तो वो चीज कहलाती है आपकी रीजनलिज्म। तो फेडरलिज्म का सबसे पहला इशू या उसका सबसे पहला चैलेंज क्या है? रीजनलिज्म, ठीक है। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है कि सरकार जो है वो उनकी तरफ, उन लोगों की तरफ जो है वो ध्यान नहीं देती। अगर उनको प्रॉपर वहां पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए, एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए, तो ऑब्वियसली वो जो है उनको क्या ही जरूरत पड़ी है कि अलग से अपना देश जो है वो बनाने की बात जो है वो लोग वो करें, ठीक है। नेक्स्ट लिखो डिवीजन ऑफ पावर्स। सेकंड जो चैलेंज है वो है डिवीजन ऑफ पावर्स। देखो इसमें इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ओवर लेजिस्लेशंस, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ओवर लेजिस्लेशंस on any of the subject, in case of conflict over legislations on any of the subjects mentioned in concurrent list, the center supersedes the states. The center supersedes the states. Under Article 200, government can reserve bills. ये जो नेक्स्ट वाली क्लास होगी उसमें मैंने आपको यही करवाया है, ठीक है। मैं ऑलरेडी वो क्लास जो है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। नेक्स्ट वाली क्लास जो होगी उसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि ऑफिस ऑफ गवर्नर जो है उसके क्या क्या इश्यूज हैं और फिस्कल फेडरलिज्म जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो हमने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया है। Under Article 200, governor can reserve bills passed by state legislature for assent of president. Next point, by imposing president rule, center can ensure compulsory compliance of states. Next point, absence of fiscal federalism. देखो यूनियन फाइनेंस कमीशन dictates the devolution of funds. Union Finance Commission dictates the devolution of funds to state and local government. Full stop. Many states see goods and services tax, GST. Many states see goods and services tax against fiscal federalism and their own financial autonomy. Full stop. In order to pass a certain decision in GST Council, 75% of votes are needed, but states only have 66.7% share in voting. So they will always be dependent on center. To pass any decision which will curb their
which will curb their financial autonomy, ठीक है। जीएसटी में कुछ भी चेंजेस जो है वो अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास 75% वोटिंग जो है वो होनी चाहिए। अगर सारी स्टेट्स आपस में मिलके एक डिसीजन भी ले लेना कि सारी जितनी भी हमारी 28 29 जितनी भी स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग यूटी, सभी मिलके ये बोल दें कि हमें जो है जीएसटी में ये चीज जो है इस चीज को यहां से उठा के इस स्लैब में रखना है, ठीक है। मान लो कोई चीज जो है कुछ इंपॉर्टेंट है, कोई चीज फॉर एग्जांपल दवाइयां ही हैं, अगर आप सारी स्टेट्स मिलके ये भी बोल दें कि दवाइयों के ऊपर 0% जीएसटी जो है वो लगना चाहिए, तब भी वो जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेंटर के पास जो है उसके 75% उस चीज को चेंज करने के लिए 75% वोटिंग जो है वो चाहिए। सारी स्टेट्स मिलके भी वोटिंग कर लें तब भी उनका वोट शेयर जो है वो 66.7% जो है वही रहेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है आपकी इसमें। नेक्स्ट लिखो अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट्स, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट्स। ये मैंने एग्जांपल देके आपको जो है जब हमने फेडरलिज्म ही किया था मैंने वहीं पे आपको एग्जांपल दिया था यूपी का और सिक्किम का, ठीक है। यूपी का एग्जांपल किसी और स्टेट के साथ जो है वो दिया होगा कि यूपी में जो है इतने नंबर ऑफ सीट्स जो है वो जाती हैं, और जबकि जो दूसरी स्टेट जो है जैसे कि आपकी सिक्किम होगी तो वहां पे एक ही सीट जो है एमपी की वो होती है, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन की वजह से जो है, क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन जो बहुत ज्यादा है और इस वजह से यूपी जो है वो बहुत ज्यादा जो है रोल जो है वो प्ले करता है जब भी कोई सरकार जो है वो बननी होती है या फिर गिरनी होती है, ठीक है। अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट्स। देखो इन राज्यसभा ऑल स्टेट्स डू नॉट हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, full stop. Further in case of money bills, comma joint sessions, Lok Sabha has an upper hand, Fifth point, centralized amendment power, देखो in India the power of initiating a constitutional amendment is inclined in the favor of union legislature, ठीक है। तो जब हमने अमेंडमेंट मेकिंग पावर जो है वो देखी थी, या अमेंडमेंट के बारे में जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें हमने देखा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अमेंड करना चाहो तो उसके अगेंस्ट जो है जो बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप जो है सेंटर में जो है वो पेश किया जा सकता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नहीं कर सकती कि आपका जो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें कोई भी अमेंडमेंट जो है वो कर सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, देखो unlike successful federation, Constitution of India does not have the provision for succession of states from Union of India, full stop. Union can take decisions on changing names and boundaries of states, ठीक है। स्टेट से बिना पूछे उसकी बाउंड्री जो है वो चेंज की जा सकती है, ठीक है। स्टेट से बिना पूछे उसका नाम जो है वो चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है ये सारे इश्यूज हैं आपके इंडियन फेडरलिज्म के साथ, ठीक है। जो नेक्स्ट आपकी क्लास आएगी उसमें हमने डिस्कस कर लिया है ऑफिस ऑफ गवर्नर और फिस्कल फेडरलिज्म, ठीक है। इसके बाद जो क्लास आनी है वो भी मैं अभी रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो क्लास आएगी, सॉरी इस क्लास के बाद जो क्लास आएगी उसके बाद जो क्लास आएगी वो आएगी आपकी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है, उसमें हम वो डिस्कस करेंगे, उसके साथ क्या क्या इश्यूज जो है वो चीज जो है वो डिस्कस करेंगे, और उसी के साथ साथ सेंटर स्टेट रिलेशन जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आई थिंक थोड़ी सी लंबी जो है वो होगी, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी आज की क्लास जो है वो फिनिश होती है। थैंक यू सो मच।